नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा ने सोमवार को तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 किया पारित। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि व्यापार में सुगमता के लिए विधेयक में कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से किया गया है मुक्त और अलग। मत्स्य पालन मंत्रालय बनाने के बाद 20,000 करोड़ रुपए केवल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए किए गए आवंटित। तेल विपणन कंपनियों ने एथेनॉल का खरीद भाव बढ़ाने के लिए लिया फैसला। टूटे अनाज से उत्पादित एथेनॉल की कीमत में 4.75 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। मक्का से उत्पादित पेट्रोल के मूल्य में 6 रुपए की गई वृद्धि और नई दरें 2022-23 एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के शेष महीने के लिए होंगी लागू। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसान पाठशाला को किया संबोधित। कहा कि कृषि में तकनीक का प्रयोग कर आय बढ़ाएं किसान अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने में दे सकते हैं योगदान। किसान पाठशाला किसानों को जागरूक करने और सरकारी योजनाओं में सहभागिता बढ़ाने में कर रही है मदद। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं और नदी नालों में बढ़ते जलस्तर से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक के लिए भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। चेतावनी को लेकर राज्य प्रशासन और आपदा विभाग अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। विधेयक तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि व्यापार में सुगमता के लिए विधेयक में कुछ अपराधों को अपराधी की श्रेणी से मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि मत्स्य पालन विभाग को 1947-2014 तक कुल 3,680 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। अलग मत्स्य पालन मंत्रालय बनाने के बाद 20,000 करोड़ रुपए केवल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। रुपाला ने कहा कि देश का झींगा उत्पादन 2013-14 के अंत में 3,22,000 टन से बढ़कर 2022-23 के अंत में रिकॉर्ड 11,84,000 टन हो गया है और इसी तरह से झींगा निर्यात भी दोगुने से अधिक हो गया है। 2013-14 में ये 19,368 करोड़ रुपए था और 2022-23 में ये 43,135 करोड़ रुपए पहुंच गया। विधेयक इस साल अप्रैल में लाया गया था और बाद में इसे स्थायी समिति को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि समिति के 56 सुझाव प्राप्त हुए और विधेयक में अधिकतम सुझावों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद मलूक जी को और सभी सांसदों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर। आज़ादी से लेकर 2014 तक ये मत्स्य विभाग के लिए भारत सरकार की ओर से कुल 3,680 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। आज़ादी से लेकर 2014 तक फक्त ओनली 3,680 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद अकेली एक मत्स्य संपदा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जाहिर की, जिसके अकेले का वॉल्यूम 20,000 करोड़ का। आपको बता दें कि तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण विधेयक 2023 सोमवार को लोकसभा से पारित किया गया। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एथेनॉल की, जहां आपको बता दें कि तेल विपणन कंपनियों ने एथेनॉल का खरीद भाव बढ़ाने का फैसला किया है। तेल विपणन कंपनियों ने टूटे अनाज से उत्पादित एथेनॉल की कीमत 4.75 रुपए प्रति लीटर और किया है। कीमतों में वृद्धि के बाद टूटे अनाज से बनने वाले एथेनॉल की खरीदी कीमत 60.29 रुपए प्रति लीटर होगी, जो कि पहले 55.54 रुपए लीटर थी। वहीं मक्के से उत्पादित एथेनॉल की कीमत 62.36 रुपए प्रति लीटर होगी, जो पहले 56.35 रुपए लीटर थी। गौरतलब है कि ये नई दरें 2022-23 एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के शेष महीनों के लिए लागू होंगी। तेल विपणन कंपनियों के इस फैसले से अनाज से एथेनॉल बनाने वाले उत्पादकों को कुछ राहत मिलेगी, जो
FCI द्वारा सस्ते चावल की आपूर्ति अचानक रोके जाने की वजह से संकट का सामना कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने NIC केंद्र योजना भवन लखनऊ में किसान पाठशाला को संबोधित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर प्रदेश के किसान अपनी आय को बढ़ाने तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही किसान पाठशाला किसानों को जागरूक करने तथा सरकारी योजनाओं में इनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रभावी सिद्ध हो रही है। और शाही ने कहा है कि किसान पराली का उपयोग खेती की उर्वरता बढ़ाने के लिए करें, जलाने में नहीं, और इसका उपयोग बायोफ्यूल के रूप में किया जा रहा है। इसका लाभ भी किसान ले सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही हाइब्रिड बीजों पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर स्टॉल लगाकर छूट वाले कृषि यंत्र किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति की पहल से यहां न केवल नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम हो रहा है, बल्कि स्वदेशी बद्री गाय के संवर्धन के लिए नवीन प्रयास भी हो रहे हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की कुलपति प्रोफेसर MS चौहान से। देवभूमि उत्तराखंड में कृषि विकास को नए आयाम देने में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अभी हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MS चौहान मौजूद है। आइए बात करते हैं किस तरह कृषि विश्वविद्यालय के जरिए किसानों को आर्थिक तरक्की और अन्य तरह की सुविधाएं देने में विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। सर, अगर बात करें देवभूमि की कृषि व्यवस्था में सुधार और कृषि क्षेत्र में नवाचार, आपने कौन कौन से मुख्य कार्य किए हैं जिनसे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा मिला है और उनकी तरक्की के नए आयाम स्थापित हुए हैं? देखिए, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पिछले 63 सालों से देश की सेवा कर रहा है और पिछले 22 सालों से वो उत्तराखंड की सेवा कर रहा है। और केवल उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की, जैसे मैंने कहा, सेवा कर रहा है। और उसमें इस विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक करीब 340 के लगभग वैरायटी जो हमारी हैं, गेहूं की हैं, धान की हैं, वो विकसित की गई हैं और हम लगातार और भी वैरायटी विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अभी तक जो पंतनगर विश्वविद्यालय का एक मुख्य भूमिका ये भी रही है कि जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जैसे विद्यार्थी हैं, जो वहाँ से जो देश और विदेश में भी अपनी सेवाएं दे सकें, उनके लिए जो अच्छा जो है विद्यार्थी यहाँ से जो उनको प्रोड्यूस करना है। आपने अभी हाल ही में कृषि विज्ञान मेला भी आयोजित किया था, उस मेले में क्या मुख्य थीम आपने रखी थी? हमें जो इस साल का हमारा मुख्य थीम, जैसे कि आप जानते हैं कि सन 2023 पूरा जो है विश्व का मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, मोटे अनाज जिसे हम बोलते हैं, और जिसको इस पर हमें जो विशेष ध्यान हम लोगों ने दिया। मेले में भी हमने इसके मोटे अनाज पर और जो हमारा ये मिलेट के अनाज हैं उसके हमने स्टॉल लगाए हैं, लोगों को इनवाइट किया। तो आपको कृषि के साथ साथ पशुपालन और डेयरी पर भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दे रहे होंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाने के संदर्भ में भी। तो उस सेक्टर में किस तरह की संभावनाएं लग रही है देवभूमि में? देवभूमि में आपको ये है कि डेयरी का एक मुख्य रोल इसलिए भी हम मान सकते हैं कि जो हमारे वहाँ के जानवर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक वो घास खाते हैं, चारा उनको ऑर्गेनिक मिलता है, और उसमें जो भी चारा गाह है जो हमारे पहाड़ों में होता है, उस छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ भी खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका दूध एक विशेष स्थान रखता है। और दूध में हमने देखा है कि एक CLA होता है जिसको बोलते हैं कंजुगेटिव लिनोलेनिक एसिड, वो वहाँ के गाय के दूध में अधिक होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने अभी जो बद्री गाय जो आइडेंटिफाइड हमारी वहाँ की उत्तराखंड की गाय है, उस पर भी हमने अनुसंधान शुरू कर दिया उसकी ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति प्रोफेसर MS चौहान, जिनका मानना है कि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को न केवल बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों को इसका लाभ दिलाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के साथ साथ युवाओं को कौशल दक्षता का प्रशिक्षण देकर चरित्रवान युवा बनाने का काम भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने परिवार के लिए एक सुंदर आशियाना बनाने की चाहत हमेशा रहती है और गरीबों की इसी चाहत को अब कुल्लू जिले के शहरी क्षेत्रों में साकार कर रही है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों को अपना पक्का आशियाना उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से बीते 8 वर्षों में देश भर में लाखों परिवारों का पक्के मकान में रहने का सपना साकार हुआ है। इससे पहले गरीब तबके के अनेक लोग आर्थिक तंगी और शहरी क्षेत्रों में अपनी जमीन न होने के कारण वर्षों से कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे। हिमाचल प्रदेश के जिले कुल्लू के शहरी क्षेत्रों में भी कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना लाखों गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा यहाँ पे पहले कच्चा मकान था, फिर मुझे पता चला भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे कोई स्कीम चली हुई है। मैंने लिंटर वाला अपना पक्का मकान बना दिया है और मुझे बहुत खुशी है। मैं केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे भी ये स्कीम के तहत पैसा हासिल हुआ, जिसके तहत मैंने अपना ये मकान अपने रहने योग्य बना लिया है। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके चलते हमारा ये सपना आज पूरा हो गया। मेरा कच्चा मकान था, हम चाहते थे कि हमारा पक्का मकान बन जाए और आज मेरा पक्का मकान बनकर मैं अपने मकान में रहता हूँ और मेरा परिवार भी यहाँ रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुल्लू शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 201 मकानों को बनाने की मंजूरी मिली है। योजना के तहत अब 153 मकान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुके हैं और योजना के लाभार्थी अपने नए आशियाने में रह रहे हैं। कुल्लू से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और तीसरा ये पंचायती राज व्यवस्था बहाल होने के बाद जम्मू कश्मीर के गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। सरकार के बेहतर प्रयासों से सेब और सूखे मेवों की खेती और कारोबार से दुनिया में पहचान बना चुके जम्मू कश्मीर के किसान अब केसर और लेवेंडर की खेती से भी बम्पर कमाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पक्की सड़क, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और खेल के मैदान, ये सुविधाएं अब जम्मू कश्मीर के अधिकतर गांवों में आसानी से उपलब्ध है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बहाल होने से न केवल विकास कार्यों में तेजी आई है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब जनता के द्वार तक पहुंच रही है। जो गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर जो पंचायती इलेक्शन किया, ये कश्मीर में बहुत ही कामयाब रहा। इससे बहुत ही लोगों की डेवलपमेंट हुई। पहले जो 3 टायर पंचायत सिस्टम नहीं था, जब से ये आया है तो तरक्की गांव की ओर ज्यादा बढ़ती गई है। रूरल डेवलपमेंट उसमें खास कलीदी रोल अदा कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, अब जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है उसकी वजह से तरक्की ज्यादा मुमकिन हो गई है। गाँव और ग्रामीणों के विकास के साथ ही जम्मू कश्मीर के किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो गवर्नमेंट है अभी मिशन मोड में काम कर रही है। पिछले 2-3 साल में जो काफ़ी सारी स्कीम्स आई हैं और सारे डिपार्टमेंट जो एक्टिवेट हो चुके हैं। ये जो HADP है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, उसमें हर कोई स्कीम है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के गाँव न सिर्फ विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि लोगों की सोच में भी बड़ा परिवर्तन आया है। यही वजह रही कि पीएम मोदी के स्वच्छता के आह्वान पर अनंतनाग के सादियारा गांव के सरपंच फारूक अहमद गनई ने जब इलाके को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक दो और सोना लो जैसी अनोखी पहल शुरू की, तो व्यापक जन भागीदारी ने इस अभियान को सफल बना दिया। बंदिशें खत्म होने से जम्मू कश्मीर अब देश के साथ कदम ताल करने लगा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने खुद को साबित किया है। प्रदेश की नई पीढ़ी प्रशासनिक सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और पामपोर से रमा त्यागी, डीडी न्यूज।
और उत्तराखंड में बारिश का प्रभाव आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। राज्य में लगातार हो रही बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं और नदी नाले में बढ़ते जलस्तर से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक के लिए राज्य में गरज चमक के साथ भारी से भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी को लेकर राज्य के सभी जिला अधिकारियों और आपदा विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। देहरादून सहित 5 जिलों में और गुरुवार के लिए 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर 292.85 मीटर पर है, जो खतरे के निशान से नीचे है। मौसम विभाग के जारी पूर्व अनुमान के अनुसार टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल 9 अगस्त के लिए टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में भारी से भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 5 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 7 अगस्त को 100 रुपए बढ़कर 2,600 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में सोमवार को मक्का का कारोबार 1,850 रुपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 5 अगस्त को मक्का के सौदे 1,960 रुपए पर हुए, जबकि 7 अगस्त को यहाँ इसका भाव 10 रुपए की तेजी के बाद 1,970 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मक्का के भाव में कमजोरी रही। यहाँ 7 अगस्त को इसका भाव 15 रुपए टूटकर 2,035 रुपए से 2,020 रुपए पर आ गया। चालू खरीफ सीजन में मक्के की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 4 अगस्त को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मक्का की खेती 76,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की खेती 75,44,000 हेक्टेयर में हुई थी। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 10% है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987 करोड़ 13 लाख रुपए है। और अगर अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत की बात करें तो 1,116.17 अमेरिकी मिलियन डॉलर है। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में उठापटक देखने को मिली है। जहां गुजरात की दीसा मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 5 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 6,250 रुपए। 7 अगस्त को इसके भाव में 250 रुपए की तेजी आई और भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। राज्य की ही अमरेली मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 7,850 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की फर्रुखाबाद मंडी में 5 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 6,025 रुपए, जो कि 7 अगस्त को 75 रुपए टूटकर 5,950 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की माधोगंज मंडी में 7 अगस्त को मूंगफली का कारोबार 6,450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मूंगफली की खेती 34,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 34,56,000 हेक्टेयर में हुई थी।
यानी इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 38,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 38,386 टन बढ़ा है। साल 2023-24 में अप्रैल से मई के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 84,114 टन रहा था। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102,82,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101,35,000 टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के पुणे और सोलापुर में धान और बाजरे की बुआई जारी रखें। यहाँ साफ मौसम में किसान सोयाबीन, मूंग, उड़द और मक्का के खेतों में सस्य क्रियाएं कर ले। पुणे के किसान अड़सली गन्ने की खेती जारी रखें। महाराष्ट्र में टमाटर और भिंडी में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के अहमदनगर और धुले जिले में किसान अड़सली गन्ने की बुआई जारी रखें। यहाँ कपास में रस चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए 5% नीम के अर्क का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा में खड़ी फसलों, सब्जियों और बगीचों से पानी निकालने की व्यवस्था कर ले। यहाँ के किसान मक्का, मूंगफली, ज्वार, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी फसलों में साफ मौसम के दौरान निराई गुड़ाई का काम कर ले। नासिक में धान के खेतों में जल स्तर 1 से 2 सेंटीमीटर बनाए रखें। नासिक में ही 30 दिन पहले बोई रामतिल की फसल में नाइट्रोजन की दूसरी खुराक 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। औरंगाबाद और लातूर के किसान गन्ने में तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के ही नागपुर में सोयाबीन की फसल में तना मक्खी के नियंत्रण के लिए 5% निम्बोली के अर्क का स्प्रे करें। मध्य प्रदेश में बैंगन और मिर्च के खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर ले, साथ ही इनके खेतों से खरपतवार भी हटा दे। मध्य प्रदेश में किसान धान की निराई गुड़ाई के बाद उर्वरक डाल ले। मध्य प्रदेश में ही जामुन, अमरूद और आम जैसे फलों के पेड़ों में छटाई का काम कर ले। मध्य प्रदेश में इस समय अरबी और अदरक की फसल प्रकंद सड़न रोग से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में किसान इसके बचाव के उपाय कर ले। मध्य प्रदेश में गन्ने में सफेद मक्खी से बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी दवा का छिड़काव करें। और खेती किसान से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक भी राज्यसभा से पारित हो गया। राज्यसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन के बाद लोगों के पास जो प्रमाण पत्र होगा वो किसी भी तरीके की सुविधाओं को हासिल करने में मददगार होगा, जिसमें नौकरी से लेकर अन्य तमाम सेवाएं शामिल होंगी। जम्मू कश्मीर में एक दंपति को आईपीएस और आईएएस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने नौकरी, स्थानांतरण और अन्य लाभ का वादा करके कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की थी। उनकी पहचान मनमोहन और उनकी पत्नी आयुष कौल के रूप में की गई है। मनमोहन एक निलंबित पुलिसकर्मी हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है और इसकी सभी प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। इसरो ने 5 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा की कक्षा में सफल प्रवेश के बाद वहां ली गई आश्चर्यजनक तस्वीरें जारी की। चंद्रमा के और नजदीक पहुंचने की चंद्रयान 3 की अगली प्रक्रिया 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच निर्धारित है। बेंगलुरु में इसरो के यान पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों का नया जत्था पंथा चौक आधार शिविर से बालटाल और पहलगाम मार्गों से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। तेलंगाना में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक लॉरी ने
सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लॉरी चालक को पकड़ने के लिए टीम गठित की है और इसके साथ ही कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर की काष्ठ प्रतिकृति को बनाने का काम सूरत में जोरों शोर से चल रहा है। दीपावली के पहले लकड़ी के बने राम मंदिर की प्रतिकृतियों को बाजार में उतारा जाएगा और इसे बनाने के लिए सूरत के कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन प्रतिकृतियों को श्री राम मंदिर की हूबहू शक्ल देने के लिए कारीगर नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में तैयार हो रही श्री राम मंदिर के मॉडल को परेश पटेल तैयार कर रहे हैं और इसे दिवाली गिफ्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के पिता बट्टीजी भट्ट ने रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू हत्याकांड पर कहा है कि अगर इतने साल बाद किसी मामले में फिर से जांच हो रही है तो ये अच्छी बात है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में दोषियों को सजा होनी चाहिए। नूह में हिंसा के बाद प्रशासन के प्रयासों से आम जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। जिले में हरियाणा राज्य परिवहन डिपो की बस सेवा बहाल हो गई है। प्रशासन सभी समुदायों के साथ शांति बहाली में जुटा हुआ है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।